नमस्ते, स्वागत है आपका रिक्लेम योर स्टेज के डे 2 में। आज जिस चीज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये जो बातें हैं आने वाले आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल उसको ड्रास्टिकली चेंज करने की ताकत रखती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपने आंख, नाक, कान के साथ अपना वीडियो ओपन करके इसको सुनिएगा, इसको देखिएगा। और शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल जहां पे अपनी क्लासेस छोड़ी थी वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, जिससे हम उस चीज को आगे ले जा सकें, उस चीज को समझ सकें। तो कल तक हमने जो है जाना था कई चीजें, कई कई चीजों के बारे में कल बात हुई थी। कल आपको हमने गोल्डन रूल बताया था कि किस तरीके से आप अपने चीजों को, अपने बॉडी लैंग्वेज से चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, कम्युनिकेशन किस किस लेवल पर किया जाता है, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको किन बातों का और किन चीजों का ध्यान रखना होता है। आज आपको मैं एक ऑफर कर रहा हूं, एक ऐसा ग्रेटिट्यूड जनरल जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन लेवल को निश्चित रूप से बढ़ाने का काम करता है। लेकिन उसके लिए लास्ट तक जुड़े रहिए और हम जो है कोशिश करते हैं आज की बातचीत को और आगे बेहतर तरीके से बढ़ाने की। तो आज बात होगी क्वालिटीज ऑफ हाईली इफेक्टिव स्पीकर्स के बारे में। क्या है कोई ऐसे व्यक्ति का ऑरा या बोलने का अंदाज या बात करने की शैली कि आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते? क्या है? सबसे पहली चीज जो स्पीकर्स के अंदर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका पैशन। आप अगर अपना बचपन याद कीजिए, निरी आप हैं हमारे साथ में, आप अगर अपना हाँ, बचपन याद करें तो आपको अपने बचपन में सबसे अच्छा काम क्या लगता था जब आपने 7-8 साल की उम्र रही हो या 10 साल की उम्र रही हो? डांस। डांस। तो जब भी आप डांस कर रही होती थी उस समय मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की याद आती हो, या मम्मी है घर में या पापा हैं घर में या फिर मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, आप सब भूल जाती होंगी। वो जो मोमेंट होता है उस मोमेंट में आप सिर्फ आप रहते हो और उसके बाद कोई भी काम आपके लिए इतना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उससे इतना ज्यादा दिल से, आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हो कि वो पैशनेटली करने की वजह से आप पूरी दुनिया भूल जाते हो। तो अगर आपको इफेक्टिव स्पीकर बनना है, अगर आपको रॉक करना है अपना स्टेज, तो आप पहले ये तय कर लीजिए, ये पा लीजिए कि आपका पैशन क्या है। और अगर आपने उस पैशन को ही अपने प्रोफेशन के साथ, वोकेशन के साथ जोड़ा है, तो आप एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं, एक ऐसी चीज पाने जा रहे हैं जिसको करने में आपको पूरी जिंदगी मजा आने वाला है, पता नहीं चलने वाला है कि आप कोई काम भी कर रहे हैं। इसी को जापानीज भाषा में जापानीज लोग कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का क्या है तरीका, मैं आपको अगर जो है कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। इकिगाई, इकिगाई जो है वो जीवन दर्शन है जापान के लोगों का। इसका मतलब होता है हिंदी में, जापानी भाषा में जो ये बोला जाता है, इसका मतलब होता है सुबह उठने का कारण, या सुबह उठने की कला। सुबह आप क्यों उठते हैं, अगर आपको ये क्यों जो है मोटिवेट कर रहा है, तो यकीन मानिए आपकी हर सुबह बहुत ही शानदार होगी। लेकिन अगर आपके हर सुबह में मोटिवेशन नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके घर में बच्चे हैं, जिस दिन बच्चा स्कूल जाना होता है, जिस दिन बच्चे को स्कूल जाना होता है, टिफिन बनाने के लिए आप सुबह अपने आप उठती हैं, चाहे जिस भी अवस्था में हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन होता है कि मुझे यार टिफिन देना है, अपने बच्चे को भूखा नहीं जा सकता। आप उसी मोटिवेशन में सुबह उठती हैं, टिफिन भी देती हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे को अपने घर से विदा करती हैं। राइट? करेक्ट। ये मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि आपको उस बच्चे से बहुत प्रेम है, अगाध लगाव, अगाध प्रेम। और जब आप अपने आप से अगाध लगाव, अगाध प्रेम करते हैं, तब आप अपना पैशन ढूंढते हैं। और जब आप पैशन ढूंढते हैं और उसके अंदर काम करना शुरू करते हैं, उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, भले ही स्टार्टिंग में आप पार्शली काम कर सकें, लेकिन उसके लिए जब भी आप काम करते हैं आप अपने पास और नजदीक आते हैं। तो आप
ये इकिगाई कैसे पता कर सकते हैं, क्या चीज है जो आपको इकिगाई पता कर सकती है। मैं चाहूंगा आप लोग, ये कुछ सवाल हैं, इसको नोट कीजिए। ये इकिगाई किताब को पूरा चाटने के बाद, इकिगाई पार्ट 2 को पढ़ने के बाद मैंने जो है ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर आप इन 4-5 सवालों का जवाब दे पाते हैं तो यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है और आगे आप उसमें बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। पहला सवाल क्या है, व्हाट डू यू लव? आप किस चीज को प्यार करते हैं? बड़े ईमानदारी से इस सवाल को लिखिए और बड़े ईमानदारी से इसका जवाब लिखिएगा। पहला सवाल है अपने पैशन को पहचानने के लिए कि व्हाट डू यू लव, आप किस चीज से प्यार करते हैं। ये चीज क्या दर्शाता है? ये चीज आपका पैशन दर्शाता है कि भाई मुझे इस चीज से बहुत प्यार है। दूसरा सवाल इसमें निकल कर आता है कि आर यू गुड एट दिस थिंग, आर यू गुड एट डूइंग दिस, या आर यू गुड एट दिस थिंग, क्या आप इस चीज में अच्छे हैं? बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, क्या आप इस चीज में अच्छे हैं, बेहतर हैं, बेहतरीन हैं? हाँ या ना आप खुद तय कीजिए। तीसरा सवाल है, कैन यू लर्न दिस? कई बार होता क्या है कि मुझे ये दिल से बहुत बहुत नजदीक से मुझे You are पसंद। not audible. सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू हैव, what do you love, what do you love? Second question is, are you good at doing this, are you good at doing this? क्या आप इस चीज को करने में अच्छे हैं? ऑडियो आ रही है? एम आई ऑडिबल? निधि? निधि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है। निधि आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सब। ओके 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 ओके। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड योर पैशन। पहला सवाल होता है व्हाट डू यू लव, आपको क्या चीज पसंद है? पहला सवाल है। ईमानदारी से आपको अपने सवाल का जवाब अपने पास लिखना है और अभी नहीं लिख सकते तो सोच के लिखिएगा, लेकिन ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आर यू गुड एट डूइंग दिस, क्या आप उस काम को करने में अच्छे हैं? तीसरा सवाल है कैन यू लर्न दिस, अगर अच्छे नहीं हैं या और अच्छा बनना चाहते हैं तो क्या आप उसको लर्न कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं? और चौथा सवाल है कि डज दिस हेल्प एनीवन, क्या ये चीज किसी और के मदद के काम आएगी, किसी और का भी भला करेगी? और अंतिम सवाल है कैन पीपल पे फॉर दिस, लोग इसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं? ये जो गोल चक्कर बनता है, इसमें जो पहला सवाल है व्हाट यू लव, उससे आपका पैशन निकलता है। दूसरा सवाल है वो है व्हाट यू आर गुड एट, या फिर आर यू गुड एट डूइंग दिस, उससे आपका प्रोफेशन निकलता है। और तीसरा सवाल है कैन यू लर्न दिस, उससे आपका वोकेशन निकलता है। वोकेशन इन द सेंस कि आप जो चीज चाहते हैं उसको वोकेशन के रूप में ले सकते हैं। प्रोफेशन और वोकेशन में क्या अंतर होता है? प्रोफेशन होता है जो हम लोग पढ़ लिख कर जो चीजें कर रहे हैं वो। वोकेशन वो चीजें होती हैं जो हम लोग अलग से धीरे से साइड से सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैशन है, वो हमको वो अच्छा लगता है। और क्या व्हाट वर्ल्ड नीड्स, क्या दिस दिस विल, कैन यू पे फ्रॉम अदर्स, कैन पीपल पे फॉर दिस, अगर ऐसा है तो लोगों की मदद हो रही है तो एक मिशन बन जाता है। तो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, ये चार चीजें इकट्ठी होती हैं और इन चार चीजों के बीच में एक स्वीट स्पॉट होता है जो निकल कर आता है, वो होता है आपका इकिगाई। आप अपने जीवन में कभी भी इन्हीं 5 सवालों के साथ आप आगे बढ़िए। आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, आप करियर को अपनाना चाहते हैं, आप सुबह उठने का कारण सोचना जानना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल आपको बेहतरीन रास्ता दिखाएंगे। शायद इसी वजह से जापान के लोग, आप मिलिए वहां पे ओकिनावा में, हर जगह लंबी जिंदगी जीते हैं, 100-100 साल की जिंदगी है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो अपना इकिगाई जान चुके हैं। उन्हें पता है कि हमें
बहुत लंबा जीवन जीने के लिए, बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं, तो उनको अपनी जरूरत पता है, इसलिए उनके लिए अपना पैशन पाना, अपने पैशन को फॉलो करना बहुत आसान है। आपका कल का होमवर्क था, आपको एक वीडियो बनाना था, वीडियो बनाकर आपको हमें भेजना था, और उस वीडियो में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। अगर आप में से कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, उसको प्लीज कल की जगह आज करने की कोशिश कीजिए। और आज आपका दूसरा होमवर्क है कि आपको अपना स्वीट स्पॉट निकाल कर रखना है अपने लिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना स्वीट स्पॉट निकाल कर रखना है ईमानदारी से। जिस उम्र में हैं आप, जो साल चल रहा है, जो स्वीट स्पॉट है वो निकाल कर रखिए। और उस चीज को पाने के लिए आप आगे क्या होमवर्क करने जा रहे हैं वो एक पन्ने पर लिख के रखिए। ये आपका आज का होमवर्क है, इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको बियर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। बियर टेक्निक क्या होती है? वो अगर आप अपनी एनर्जी को हाई रखना चाहते हैं तो आप बियर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बियर टेक्निक मीन्स, अगर इसको राउंड में आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक जगह ऊपर आप सोच लीजिए, एक राउंड सर्कल है, उसमें बी है। बी मतलब होता है सीधा सीधा बिलीफ, खुद पर विश्वास करना। अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आप उस टॉपिक को अंदर से महसूस करते हैं, जीते हैं, तो आप जब डिलीवरी करने जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ है उस चीज में। आप बोल सकते हैं उसी कन्विक्शन के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ आप बोलना चाहते हैं, सामने वाले को समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। तो बी फॉर बिलीफ, आप अपने एनर्जी को हाई रखने के लिए बिलीफ अपना बनाए रखिए। ई फॉर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंथुजियाज्म होती है। मतलब आपकी एनर्जी से आपको, आपके साथ वाले को एक दिशा मिलती है, वो उसी जोश के साथ उस दिशा में आगे बढ़ता है। विश्वास है, एंथुजियाज्म है, दोनों चीजें जब मिलेंगी तो तीसरा आता है ए स्टैंड फॉर एक्शन। तब वो एक्शन लेगा। ये राउंड में चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा निधि, ये राउंड में चल रहा है। यहां बिलीफ है, बिलीफ विश्वास जो है वो इंथुजियाज्म क्रिएट कर रहा है, इंथुजियाज्म जो है वो एक्शन क्रिएट कर रहा है, और एक्शन जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बियर, बियर टेक्निक। बिलीफ से जो है आपका इंथुजियाज्म बढ़ा, इंथुजियाज्म से आपने एक्शन लिया, एक्शन से आपको रिजल्ट मिला, रिजल्ट जब मिलेगा तो वापस आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। राइट? यस, करेक्ट। जब आपका बिलीव जो है दोबारा से और स्ट्रांग होगा तो आप देखिए, आपको आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिमाग से, पूरे दिल से एक ही चीज जानते हैं, और वो उस काम में इतने अच्छे होते हैं कि आपको लगता है कि भाई इससे बेहतर तो कुछ कर ही नहीं सकता। शायद इसीलिए ब्रूसली ने कहा था कि भैया, आपको 10,000 जूडो कराटे के स्टेप्स सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक स्टेप पे 10,000 बार जो है प्रैक्टिस की है तो यकीन मानिए आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक शॉट सामने वाले को धराशायी कर देगा। तो आपको वो शॉट पे कन्विक्शन तब आएगा, बिलीफ तब आएगा, जब आप उस वो कहीं ना कहीं आपको कोई रिजल्ट देगा। इसीलिए इसी चीज को बनाए रखने के लिए, इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, आपके बिलीफ को बढ़ाने के लिए कई इस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल लेवल पे होती रहती हैं। राइट? तो आप इस करेक्ट। टेक्निक को अपने साथ जोड़े रखिए और इसको अपने लिए बनाए रखिए। वापस आते हैं एक अगले टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है आर्ट ऑफ होल्डिंग ऑडियंस। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कम्युनिकेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कॉन्फिडेंस की, हम लोग बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ होल्डिंग ऑडियंस की। आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रख से, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है कि आपके अंदर ज्ञान बहुत है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन आप जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो लोगों के बहुत सुंदर नींद आती है। आपके स्टेज पे पहुंचते ही लोग जमाई लेना शुरू करें और सो जाएं। कोई मतलब ही नहीं है आपके आपके तमाम उस खूबसूरत बातों का, उन चीजों का। और ऐसा अक्सर होता है, किसी भी सेमिनार में जाएंगे आप, बाहर पढ़ने जाते हैं, इवन क्लास में लोग, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आदमी का, किसकी क्लास है, अरे यार उनकी क्लास आ गई है, अब यार चल कोई बात नहीं यार, एक छोटी सी नैप ले लेंगे, पीछे बैठते हैं।
तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसको जो है देते नहीं है, लेते नहीं है। और वो क्यों नहीं हो पाता है वही बताने जा रहा हूं। आप जब भी आपको कभी भी ऑडियंस को होल्ड करना है तो सबसे पहला कीवर्ड है इंटरेक्शन। अगर आपको मैं हाथ देकर हमेशा कह दूं यस और नो, अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अच्छा निधि जी ये नोट कर लीजिए, या होमवर्क है आपका, अच्छा आपने, आपके इंटरेक्ट करने के फ्रीक्वेंसीज पर निर्भर करता है कि सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं। दूसरी चीज, क्वेश्चंस, सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। आप सवाल पूछिए, बताइए पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है आपके लिए, बताइए आप एक्साइटेड हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने नहीं सीखा, क्या आपके अंदर परिवर्तन आएगा अगर आपने इन चीजों को सीख लिया। तो ये जो सवाल हैं, ये सवाल सामने वाले को आपके साथ जोड़ते हैं। यहीं पर तीसरी चीज आती है, वो है फील फेल्ट फाउंड। बेसिकली क्या है फील फेल्ट फाउंड? जो आपके साथ हुआ है वो आप उनके साथ शेयर कीजिए, जो आप दिल से जो है महसूस करते हैं वो उनके साथ शेयर कीजिए। मैं पहली बार जब कैमरे के सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास नहीं था कि यार कैमरा इतना ज्यादा जो है डर लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन वाकई आप जब पहली बार कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो आपका पैर हिलता है, पैर कांपता है, आप बोलने से पहले बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं, गला सूखने लगता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। आज भी अगर आपको 10,000 की गैदरिंग में खड़ा कर दिया जाएगा तो आप स्टेज पे चढ़ते ही सबसे पहले आपका पैर, जब पीछे से अनाउंसमेंट होगी ना, तो अब बारी है, आपके सामने आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, अब वो नाम जब आएगा आपका तो आप सीढ़ियां जब चढ़ेंगे उतने समय तक आपका गला थोड़ा सूख जाएगा, आपका पैर हल्का सा शेकी होगा। लेकिन अगर आप कुछ टेक्निक्स को अपना कर चीजें जाते हैं करने के लिए तो यकीन मानिए आप गला छोड़ दीजिए, आप अपने नहीं दूसरे को पानी पिला के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को सीख लिया है कि मुझे कैसे इस हैंडल करना है, इस पूरे मॉब को कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे क्या चीज शुरू करनी है और कहाँ जाके रखनी है। तो इसलिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फील फेल्ट फाउंड। आपने जो सुना है समझा है उसको आप आगे दीजिए। नंबर 5, आर्ट ऑफ होल्डिंग ऑडियंस में अगला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है किस फॉर्मूला। किस फॉर्मूला ये जो है क्या नाम है, मुझे हम जब मुझे जो है मेरे मेंटोर ने बताया था तो मैं इसको कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि इतना किस फॉर्मूला, अब मैं कहा किस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जाके वहां पे फ्लाइंग किस देना है, क्या करना क्या है। थोड़ी देर के लिए वहां पे क्लास में सब लोग जितने थे सब मुस्कुराने लगे, यार क्या कहना क्या चाहते हैं सर, किस फॉर्मूला क्या है। किस फॉर्मूला क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी चीज है उसको शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए। किस फॉर्मूला, आपकी शॉर्ट और सिंपल चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने एल्गोरिदम पे, अपनी टाइमलाइन पे बिल्कुल वहीं चल रहे हैं जहां पे सामने वाला आपके साथ चलना चाहता है। अगर आप फैल गए, अगर आप बिछ गए, पता लग रहा है कि हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीकिंग की, स्पीकर्स की, और आप अचानक से यहाँ से पहुंचते करते करते आप पहुंच गए अध्यात्म में, फिर वहां से आप पहुंच गए साइंस में, फिर वहां से आप पहुंच गए हिस्ट्री में, तो सामने वाला भी भटकेगा, आप भी भटकते रह जाएंगे। इसीलिए शायद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं जिससे आप अपने टॉपिक्स पर होल्ड बनाए रखिए। राइट? Correct. अब इन इन सारी चीजों के साथ दो चीजें और हैं जो कि आपके ऑडियंस को आपके साथ जोड़ने में काम करती हैं। पहली चीज है वो है डू नॉट ब्रेक मोमेंटम। कई बार होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं तो उसमें से कुछ लोग न्यूसेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग मोमेंटम को तोड़ने का भी काम करते हैं। जैसे स्कूल में क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में जब टीचर बहुत मन से उनको कुछ समझा रही होती हैं, अचानक उसमें से एक बच्चा उठता है, मैं आई गो टू टॉयलेट मैम। अब उसमें क्या है, एक गया तो फिर ठीक है चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ, दूसरा जाएगा मैं आई गो टू टॉयलेट, जाओ, तीसरे चौथे तक आते आते मैम कहेंगी
जिसको भी टॉयलेट जाना है चुपचाप उठ के चले जाओ, यहाँ पे जो है बात बार बार नहीं पूछने की जरूरत है, जाके वापस आइए, आप लोग बैठिए चुपचाप। मोमेंटम जब टूटता है ना तो आदमी को खुद इरिटेशन महसूस होती है, तो उसको न तोड़ा जाए इसके लिए आपको खुद अपना काम करना है, क्योंकि सामने वाला वहां कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे प्राणी बैठे हैं जो मोमेंटम तोड़ने के लिए आते हैं। और इसी में एक चीज और जुड़ी हुई है कि दूसरे लोग, डू नॉट अलाउ टू डिविएट एनीवन टू योरसेल्फ। कई बार क्या होता है कि हमें डिविएट करने के लिए लोग जो है आपसे सवाल ऐसा पूछ लेंगे कि आप अपने रास्ते भटक जाएंगे। आप अभी तो छोटी छोटे बैचेस हैं, जब आप बड़े बैचेस आप जब भी कभी हैंडल करेंगे या चीजें करेंगे तो आप मानेंगे आपके रास्ते बड़े आराम से भटकाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो नहीं करना है आपको। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ऑडियंस को हैंडल करते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। वापस आगे चलते हैं। ये वो 10 तरीके हैं जो किसी भी स्पीच को दमदार तरीके से शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी स्पीच अगर जो है शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी चीज को इफेक्टिव तरीके से रखना चाहते हैं, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें बहुत जरूरी है। पहला, क्वेश्चंस। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि आर्ट ऑफ होल्डिंग ऑडियंस में सवाल पूछने बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टोरी। आपकी अपने पास अपनी स्टोरी अगर है, कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी कहानी जिससे आप जो है अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, तो ऑडियंस भी जुड़ती है। आप मुझे बताइए, हम आप बचपन में आपको दादी अम्मा ने कहानियां सुनाई हैं? बिल्कुल। आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हैं? नहीं सुनाती? सुनाती हैं? बिल्कुल सुनाते हैं। बिल्कुल। और वो जो कहानियां आप सुनाई थी आपकी दादी अम्मा, वो कहानियों में से कोई एक कहानी ऐसी होगी जो आपको आज भी जो है मतलब दिमाग के याद कोने में रहती जाती है। होगी और दूसरी दुनिया में लेके जाती होगी। वो सीधी सी बात यह है कि उन कहानियों में से कुछ कहानियां आपके दिमाग में बस जाती हैं, और कहानियों में जब कोई संवाद करता है तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो आपके साथ चलती हैं। तो इसलिए अपनी स्पीच में, अपनी चीजों में कहानियां डालना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन टेक्निक्स हैं। कोटेशंस होते हैं आपके पास में, आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आप किसी भी चीज से शुरुआत कीजिए, आप एक शायरी से शुरू करिए। आपके पास अगर जो आपका भंडार है, उस भंडार में से दो चार तीन शायरियां ऐसी निकाल लीजिए जिनके साथ शुरू कर सकते हैं। कोई कोटेशन निकाल लीजिए जो आपके प्रोग्राम को, आपके प्रेजेंटेशन को इनहेंस करता हो। विजुअल। होता क्या है कि हम और आप आपस में, हम लोग एक दूसरे को देखकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपके जो स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन अगर प्रेजेंटेबल है, जो आपको दिख रहा है आंखों से, अगर वो वाकई इफेक्टिव है, तो सामने वाला वहां रुक जाता है, वहां देखना चाहता है, वहां आगे समझना चाहता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपके पास 4 चीजें हैं। आपके मन में आया निधि जी की 5वीं चीज क्या हो सकती है? आपको लगा? कोटेशन, स्टोरी। एक्सपीरियंस तो वो स्टोरी में आ जाएगा। एक्सपीरियंस आ रहा था दिमाग में, पर वो स्टोरी में ही आ जाएगा। मतलब आपको आपको चाहिए अभी ना चौथे के बाद 5वें नंबर पे भी कि कुछ होगा। हाँ। अगर वो 5वें नंबर पे जो कुछ होगा, क्या होगा, उसके लिए आप कयास लगा रही हैं, बातचीत सोच रही हैं, लेकिन वो जो सोच रही हैं, जो कयास लगा रही हैं आप, वही सामने वाले प्रेजेंटर की जीत है। क्योंकि अगर आपने उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट ही नहीं की या बताया ही नहीं, तो फिर मामला जो है वहीं पर रुक जाएगा। तो 5वां चीज क्या है? स्टैटिस्टिक्स। वो कोटेशन के साथ वाली चीज है जो आप बता रही हैं। वो क्या है? जैसे एक लाइन बोली जाती है कि मौत के बाद सबसे बड़ा डर है दुनिया में पब्लिक स्पीकिंग। ये ये एक कोटेशन है, और ये सत्य कोटेशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मौत से डरते हैं, मौत के बाद का दूसरा सबसे बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग। आप इस तरीके के कोटेशंस को अपने प्रोग्राम में, अपनी चीजों में यूज कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। आपके पास में अगर आपको 300-400 लोगों की गैदरिंग का जो है पूरी तरीके से उनको इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन खुद की बना के उसको वीडियो चला सकते हैं। पीछे से साउंड इफेक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली जब आप बड़ी गैदरिंग में रहते हैं तो आपको करना चाहिए। सक्सेस स्टोरीज, वो स्टोरीज थी, ये सक्सेस स्टोरीज है। ये सक्सेस स्टोरीज आपकी अपनी होती है, फील फेल्ट फाउंड वाली, कि आप
कहां से कहां पहुंचे ये लोग जानना चाहते हैं। आप कौन हैं, क्यों भैया मैं आपको इज्जत दूं, क्यों आपको प्यार करूं, क्यों आपसे सीखूं, ये जानना चाहते हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है वो जानना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसको आप शेयर कीजिए, जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। अगर किसी भी आप स्पीच को तैयार कर रहे हैं उसमें आपके पास ह्यूमर क्रिएट करने के लिए अगर कुछ है, कोई भी चीज, कई बार क्या है स्पॉन्टेनियस कोई चीज करते हैं तो वो लोगों के दिमाग में हमेशा बस जाती है, उनको लगता है यार बड़ा बड़ा ह्यूमरस है, ये बंदा बड़ा अच्छा है। एक्सपर्ट ओपिनियन बेसिकली क्या है, आपकी जो ऑडियंस है उसमें से या फिर आपके ऑडियंस के बाहर भी कई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ओपिनियन, जिनकी बातें, जिनकी सोच, जिनके थॉट अगर आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो सामने वाला इंगेज हो जाता है आपके साथ में। तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। बात पहुंच गई। आगे या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके क्वालिटी ऑफ हाई स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आप स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा इसको नोट कीजिए आप। एक एक स्टोरी आपको जो है वीडियो फॉर्मेट में सुनानी है। कोई भी स्टोरी उठाइए, शॉर्ट स्टोरी, 1 मिनट 1.5 मिनट की एक स्टोरी आपको सुनानी है बैठकर आराम से। और मैंने अभी जो पीछे आपका होमवर्क है, मैंने जो पीछे जो चीजें दी हैं, जो चीजें बताई हैं अभी स्पीच को शुरू करने के लिए 10 इफेक्टिव चीजें, उन चीजों को आप, मैं ये रिकॉर्डिंग आपके पास भेजता हूं, उन चीजों को आप अपनी उस स्टोरी में इनकॉर्पोरेट कीजिए, जोड़िए, और फिर अपनी स्टोरी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और वो वीडियो भेजिए। डन। डन। ये वीडियो स्टोरी। कोई भी एक स्टोरी जो वीडियो फॉर्मेट में होगी, आप आराम से बैठिए, आपको वो स्टोरी सुनानी है। सपोज ठीक है। यहां पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। क्या है कि एक भाई थे, नाम कुछ भी रख लीजिए, झंझोटिया मलदास थे। झंझोटिया मलदास बहुत बहुत मतलब यात्राएं बहुत करते थे, और उन यात्राओं में उनके पास एक गधा था जो उनके साथ हमेशा चलता था। उस गधे से वो बहुत प्रेम करते थे क्योंकि बड़ी बड़ी यात्राएं उस गधे ने उनके साथ पूरी की थी। दूर से वापस आ रहे थे, जंगल का रास्ता था, अचानक से उनका जो गधा था वो एक गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढा थोड़ा गहरा था और वो गड्ढे में गिरा, और गिरने के बाद झंझट लाल झंझोटिया को लगा कि ये गड़बड़ हो गई यार, अब इसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि उनके पास कोई साधन था नहीं, दूर दूर तक कोई लोग नहीं, आदमी नहीं। जंगल पार करने का समय हो रहा था क्योंकि शाम होने वाली थी। चीजें जो है उनके हाथ में नजर नहीं आ रही थी। गधे से अपने बड़ा प्रेम करते थे तो उनको लगा यार, लगता है ईश्वर ने यहीं तक का साथ लिखा था। चलिए, हम और आप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गधे, मेरा तेरा साथ यहीं तक था, चल गड्ढे में गिरी गया है अब दफना देता हूं, कम से कम तुम अपने यहाँ सुरक्षित, आत्मा ऊपर पहुंच जाएगी। यही सोच के आंसू भर भर के रो रहे थे, और जो गड्ढा था, वो जो मिट्टी खुदी हुई थी, उसको डाल रहे थे, डाल रहे थे, रो रहे थे, डाल रहे थे। करीब आधे घंटे बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो गड्ढा आधे से ज्यादा भर गया था, और जो उनका जो गधा था वो बार बार मिट्टी ऐसे ऐसे झाड़े और फिर खड़ा हो जाए, फिर झाड़े, फिर खड़ा हो जाए। और फिर क्या हुआ, आधे घंटे बाद वो जो गधा था वो ऊपर था और गड्ढा भर चुका था, गधा बाहर निकल चुका था। जब झंझटलाल झंझोटिया पलटे, उन्होंने गधे को खड़ा देखा, कहे वाह प्रभु आपकी गजब लीला है, हम तो इसको दफना रहे थे, ये तो जिंदा बाहर निकल गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये बताइए आप। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी आपके पास में अलग अलग तरीके के मुसीबतें, दिक्कतें आए, तो आपको उस गड्ढे में बैठना नहीं है दुबक के, हल्का सा अपने आप को झाड़ना है, खड़े होना है, झाड़ना है, खड़े होना है, आप उस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल। अब इस स्टोरी में, इस कहानी में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है। जब भी कोई स्टोरी आप बनाती हैं, एक कनेक्शन क्रिएट कीजिए, और उस कनेक्शन में सामने वाले को इन्वॉल्व करना है।
कैसे इन्वॉल्व करना है? अपनी बातचीत से, अपने हाव भाव से, अपनी शैली से। तीसरी चीज ये है कि आप अपनी स्टोरी जो है वो, उसका मोटिव क्या है, क्यों बता रही हैं, इसको दिमाग में रखिए। और जब भी जो है आप बात करते हैं तो सिर्फ बात मत कीजिए। वो एक कहानी, एक कहावत है, टॉकिंग सेल्स, टॉकिंग टेल्स, स्टोरी सेल्स। आप जब सिर्फ बात करते हैं तो बात सिर्फ बात करके निकल जाएगी। मुंह से निकली हुई बात कान तक ही पहुंचती है, लेकिन दिल से निकली हुई बात सीधे दिल तक पहुंचती है। तो बात में जब कनेक्शन बनाना है तो आपको बिल्कुल उसके साथ जुड़े रहना है। मान के चलिए कि जो जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो एक आर्ट है। स्टोरी टेलिंग इज अ आर्ट, नॉट अ प्रोसेस और टेक्निक। ये कला है, और इस कला को आप जी सकती हैं, ये 100% श्योर है। राइट? करेक्ट। 3 होमवर्क हैं आपके पास निधि जी, मुझे तीनों होमवर्क चाहिए, ठीक है? जी। आगे चलते हैं। 4 P's ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के 4 P's कौन कौन से होते हैं? पी का मतलब वो चारों चीजें पी से शुरू होती हैं, वो चारों वर्ड पी से शुरू होते हैं। आप बताइए क्या क्या हो सकते हैं, कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो। 4 P's क्या हो सकते हैं? एक स्टोरी में चार चार ऐसी चीजें होती हैं जो पी से शुरू होती हैं, और वो लगभग हर स्टोरी में होती हैं। प्रेजेंटेशन, पंच लाइन। प्रेजेंटेशन, पंच लाइन, ये उसके गुण हो गए। स्टोरी के अंदर पीपल होंगे, लोग होंगे, कोई ना कोई होगा स्टोरी में, ठीक है? दूसरा, स्टोरी में कोई ना कोई प्लेस जरूर होगा, अगर नहीं है तो डाल दीजिए। पीपल होगा, कोई पात्र होगा, कोई प्लेस होगा, कोई प्लॉट होगा। प्लॉट मतलब कहानी का जो आधार है, प्लॉट होगा, और उस कहानी का एक पर्पस होगा। ये 4 चीजें बिल्कुल 100% स्टोरी के अंदर होनी चाहिए। पीपल, प्लेस, प्लॉट एंड पर्पस। समझ रहे हैं आप? जी। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। 4 P's आपके साथ में होना ही होना है, तभी बात समझ में आती है, तभी बात बनती है। ठीक है, आगे चलें। अगली चीज, जो ऑडियंस है उसको होल्ड करने का, ये शायद मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। राइट? या। है ना? जी, इसमें आपने क्लियर किया। फील फेल्ट फाउंड आता है, क्वेश्चंस पूछना है आपको, इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट करना है। क्वेश्चंस है, कुछ फॉर्मूला। यस 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 यस। ये गोल्डन रूल्स हमने कल आपसे जो है, कल आप ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब वापस हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आना है, जिसपे जो है बात करनी है मुझे। मैं उस चीज पे आना चाहता हूं। देखिए, कभी भी एक एक चीज होती है ह्यूमर क्रिएट करना। हम लोग जब भी जो है कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ह्यूमर क्रिएट करना हो, तो आप कई बार ह्यूमर क्रिएट करने के चक्कर में, कि ह्यूमर हमने बताया कि अपनी चीजों को, कई बार आप अपना ही नुकसान कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमर क्रिएट करने के चक्कर में सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हैं। तो उसमें आपको बहुत बहुत सोचना और समझने की जरूरत है। जब भी आप ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको कैटेगराइज कर दीजिए, और कोई भी जोक जो आप बनाना चाहते हैं, जो चीजें कहना चाहते हैं, वो इस तरीके से रखिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो। अगर आप शब्दों से खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पैरोडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उनको शॉक दे पाते हैं, जैसे आ, जैसे आप शॉक दे सकते हैं कि मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है भैया, मैं नहीं जानता, आपका नहीं जानता मेरे भाई, मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है। जब मैं बेड के नीचे रहता हूँ, उसके बाद मैं जो बोलता हूँ बीवी वो मानती है, चाहे जो हो जाए। बस मुझे बेड के अंदर बैठना होता है, क्योंकि वहां से वहीं से चलती है मेरी, ऊपर तो जो है किसी की नहीं चलती, मेरी बिल्कुल नहीं चलती। मतलब आपको चीजों को देखना है, ह्यूमर क्रिएट करना है। सपोज ये बहुत होता है कि ऑडियंस बैठी हुई है, उस ऑडियंस में अचानक से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की कॉल आती रहती है, वो फोन ही नहीं ऑफ करते हैं, फोन को चाहे जितना बताया जाए, तो आप बड़े ह्यूमरस तरीके से उनको बोल देते हैं, अरे भाई साहब उठा लीजिए मोदी जी का होगा, अरे उठा लीजिए, हो सकता है अमित शाह ने फोन किया होगा आपको, अरे भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने बोला है, उठा लीजिए ना भैया।
तो सामने वाले को बिना जो है आपने बहुत प्यार से उसको समझा भी दिया, चीजें भी बता दी, और एक ह्यूमर भी क्रिएट कर दिया, अगल बगल वालों को एक हंसने का मौका दे दिया। ठीक है। और इसी तरीके से चीजों में आप आपकी कुछ आयरनी जोड़ सकते हैं, जो आयरनी, जैसे कि बड़े भाई की शर्ट जब छोटी हो जाती है तो उसको छोटा भाई पहनता है ना, छोटे भाई है ना आप, तो करते हैं तो, और जब छोटे भाई से भी वो छोटा हो जाता है, उससे भी गड़बड़ हो जाता है, तो वो घर का पोछा बन जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है बनाकर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको 100% एक वो देगा, किक देगा, कि हम जो चीजें कह रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से कर सकें। अभी वन लास्ट थिंग जो हम लोग आप आज के क्लास में हम लोग शेयर करना चाहें, मैं चाह रहा था आपसे, अभी इस समय कौन सी किताब आप पढ़ रही हैं? कोई किताब पढ़ रही है निधि? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। आप कोई एक किताब चूज कीजिए पढ़ने के लिए, आ, कुछ भी, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, या फिर आप यू कैन विन पढ़ सकती हैं, हैबिट ऑफ विनिंग्स पढ़ सकती हैं, और 101 इंस्पायरिंग स्टोरीज, इस तरीके की किताब पढ़ सकती हैं। कोई भी एक किताब पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किताब किसी भी चीज की, किसी भी मोड की हो सकती है, लेकिन उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये अपने पास आप रख लीजिए, और मुझको कल आप बताइए कि कौन सी किताब आप अपने साथ शुरू कर रही हैं। तो डन। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से 4 होमवर्क हो गए हैं। I have to find my sweet spot डन। and I have to choose one book for reading. So I'm going to start. Second, third one is moral of the story, video story. I have to create video story. And fourth, I have already done. I'll send you डन। yesterday's one. बिल्कुल ठीक है। तो आप इन 4 चीजों को आप आज जो है ये करेंगी, ये चारों चीजें आप मुझे भेजेंगी, और इन चारों चीजों के आधार पर हमारी आगे की क्लासेस होंगी। अभी क्या है, ये जो भी मोटिवेशन चाहिए, जो भी पब्लिक स्पीकिंग करना चाहती हैं, जो भी चीजें आप करना चाहती हैं, उसके पीछे का एक मोटो होता है। मोटो बड़ा क्लियर होता है। वो लोग बोलते नहीं है, बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है सामने वाला उन्हें जज करेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज जो यहाँ पे हो रही है, जो भी इतिहास बन रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि मैं जो हूं वो क्या छोड़ के जा रहा हूं, जो मेरे पीछे लोग मुझे याद करें, या फिर मैं अपने लिए क्या, दुनिया को क्या देके जा रहा हूं, और उसमें मुझे क्या मिला, नेम एंड फेम मिला, नहीं मिला, आप अपने लिए क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, 100% इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन लोग उसको कई बार स्वीकारते नहीं है, कई बार मानते नहीं है। लेकिन आप ये यकीन मानिए, जैसे ही आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि वो चीज वाकई आपको बहुत राहत देती है। तो आप इस चीज को स्वीकार करके चलें कि आप जो काम कर रही हैं, इससे बहुतों को फायदा होने जा रहा है, इससे आपको फायदा होने जा रहा है। इसलिए दिल से इसको जो है सीखिए, दिल से इसको करिए, बहुत चीजें मिलेंगी। कल मैं एक आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी कराऊंगा, साथ में एक आपके पॉजिटिव इफेक्टिव स्पीकर को अंदर से बाहर लाने का काम भी करूंगा, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव मेडिटेशन। मेडिटेशन तो पॉजिटिव होता ही है, पावरफुल मेडिटेशन जो कि आपके अंदर के उस निधि को जगाएगा जो शायद कहीं अंदर बैठी हुई हैं, और बहुत आराम से आपका साथ देने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है? Done. एनी क्वेश्चन? No. चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं। हमारे पास सिर्फ 30 जी। सेकेंड्स रह गए हैं। ठीक है? डन। थैंक यू सो मच।